स्टूडेंट्स, आचार संहिता के बाद हम देखने वाले हैं कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग के सामने या चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं अथवा कौन कौन सी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। हमारे देश का विस्तार और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए चुनाव करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती भरा कार्य है और निर्वाचन आयोग को कानून के दायरे में रख के इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए, इन सभी चुनौतियों को हल करते हुए चुनाव जो है निष्पक्ष और खुले, न्यायपूर्ण और खुले वातावरण में एक सफल तरीके से आयोजित करना होता है। तो जब चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग चुनावों का नियोजन या संचालन करता है तो उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ या कौन कौन सी समस्याएं आती है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि चुनाव के समय बड़ी मात्रा में पैसों का अवैध यानी इलीगल रूप से पैसे का लेन देन होता है और उसकी रोकथाम के लिए निर्वाचन आयोग को कुछ उपाय योजना करनी पड़ती है और इसीलिए निर्वाचन आयोग जो है चुनाव से लेकर चुनाव के परिणाम घोषित होने तक आचार संहिता जो है वो जारी करती है या लागू करती है, क्योंकि इन सभी समस्याओं पर रोक लगा सके या इन सभी समस्याओं को या ये सभी समस्या जो है निर्माण ही ना हो सके। क्योंकि चुनाव के समय हम देखते हैं कि राजनीतिक नेता जो है चुनाव प्रचार के समय या उसके अलग समय पैसे वगैरह बांटते हैं या अवैध पैसे की लेन देन होती है, तो इसे रोकने के लिए आचार संहिता लागू की जाती है। दूसरा है कि कुछ प्रत्याशी आपराधिक प्रवृत्ति के होते हुए भी राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें टिकट दिया जाता है और वे टिकट जीतकर भी आते हैं। इसमें राजनीति का अपराधीकरण होता है और साथ ही निर्वाचन आयोग को भी निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में चुनाव करवाने में कई समस्याएं आती है। हम देखते हैं कि शुरुआत से अगर हम देखेंगे कि चुनाव में या राजनीति में कुछ ऐसे भी नेता होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं और इसी के कारण राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है और उससे ऐसे अपराधी प्रवृत्ति वाले नेताओं को राजनीतिक दल जो है टिकट देते भी है और ऐसे नेता चुनाव में जीतकर भी आते हैं। और जब ऐसे नेता राजनीतिक प्रवृत्ति वाले नेता चुनाव में जीतकर भी आते हैं तो जब चुनाव कराने में निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग को बहुत सारी परेशानियों का या समस्याओं का सामना जो है चुनाव के समय करना पड़ता है, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के राजनीतिक नेता चुनाव के समय से लेकर चुनाव के परिणाम घोषित होने तक क्या परिस्थिति निर्माण कर सकते हैं या वो खुद कौन सी परिस्थिति निर्माण कर सकते हैं, कौन सी समस्या या कौन सी आपदा खड़ी सकते, कौन सा विवाद खड़ा कर सकता है, इसका कोई भी शाश्वती जो है दे सकता नहीं। इसीलिए चुनाव कराने में बहुत सारी समस्याएं जो है आती है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे कि चुनाव के समय होने वाली हिंसा भी एक बड़ी चुनौती है। चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और उसकी रोकथाम के लिए भी सभी राजनीतिक दलों को आगे बढ़कर निर्वाचन आयोग को सहयोग देना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव होता है, चुनाव चलता रहता है तो बहुत सारी हिंसा होती है, मारपीट होती है, कभी तो मतपेटियों का अपहरण किया जाता है, उसको चुराया जाता है, जलाया जाता है। ऐसे बहुत सारी हिंसा या ऐसी बहुत सारी आपराधिक परिस्थितियाँ जो है चुनाव के समय होती है और ऐसी परिस्थितियाँ जो है समय प्रतिदिन जो है हमेशा बढ़ती ही रही है और इस घटनाओं को रोकथाम लगाने के लिए, इसमें परिवर्तन करने के लिए राजनीतिक दलों को भी निर्वाचन आयोग की मदद करनी चाहिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है खुद एक
स्वयं या स्वतंत्र रूप से इसमें कभी भी प्रतिबंध जो है वो लगा सकते नहीं। इसीलिए निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों को भी उनके साथ सहयोग बनाकर ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति को या चुनाव के समय जो राजनीतिक गतिविधियां होती है, आतंकवादी गतिविधियां होती है, हिंसावादी गतिविधियां होती है, उसे रोकने के लिए निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों को मदद करनी चाहिए। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो क्या आप जानते, जैसे मैंने अभी यहाँ इसके पहले भी कहा था कि क्या आप जानते हैं, इसके ऊपर भी प्रश्न आते हैं। तो क्या आप जानते में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रथम लोकसभा चुनाव के समय मतदाता सूची बनाने का काम जो है बहुत ही चुनौती भरा था, क्योंकि प्रथम लोकसभा चुनाव जो है 1951 में हुआ था और उस समय लोग जो है मतदाता और निर्वाचन आयोग दोनों भी क्या थे, नए थे, न्यूनतम थे। किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और हमारे देश में अशिक्षित लोगों का अनुपात अधिक था। हमारे देश में शिक्षित लोगों से भी ज़्यादा अशिक्षित लोगों की संख्या जो है, निरक्षर लोगों की संख्या जो है वो ज़्यादा थी और ऐसे निरक्षर लोगों को लेकर एक सफल चुनाव कराना, ये सफल चुनाव लेना, ये चुनाव आयोग के सामने, हमारे देश के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी और इसीलिए मतदान के लिए एक विशेष पद्धति का उपयोग किया गया। मतदान के लिए स्टील की लगभग 20 लाख मतपेटियाँ जो है तैयार की गई, क्योंकि उसमें लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। इसीलिए बैलेट पेपर के माध्यम से प्रथम लोकसभा का चुनाव जो है उस समय कराया गया, क्योंकि उन मतपेटियों पर राजनीतिक दलों की चुनाव चिन्ह चिपकाए गए और जिस व्यक्ति को, जिस राजनीतिक दल को मत देना है, वोट करना है, वो अपना पर्ची जो है उस पेटी में डालता था, क्योंकि लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। उस दल की चुनाव चिन्ह वाली पेटी में मतदाता कोरे कागज़ को मोड़ कर डालता था, क्योंकि उसको लिखना भी नहीं आता था और इस पद्धति को निर्धारित किया गया। इसमें अशिक्षित लोगों को मतदान करना जो है आसान हो गया, मतलब पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ उसमें अशिक्षित लोग भी अपने मतदान का अधिकार जो है, वोटिंग का अधिकार जो है उस समय बजा सके या उन्हें भी वोटिंग करने का अधिकार जो है उस समय मिला। ये प्रथम लोकसभा चुनाव के समय बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे देश की जनसंख्या और देश की जनसंख्या के साथ साथ निरक्षर लोगों की संख्या, पढ़ना लिखना न आने वाले लोगों की संख्या जो है पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा थी। तो इसीलिए निर्वाचन आयोग के सामने ये बहुत ही बड़ी चुनौती थी कि अभी हम किस प्रकार से चुनाव कराए जाए। इसके बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे चुनाव में किस प्रकार से हमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो राजनीति में अपने परिवार का प्रभाव बना रहे, इसके लिए रिश्तेदारों की उम्मीदवारी देने की कोशिश की जाती है, जिसमें हम कहते हैं कि परंपरागत वंश परंपरागत घरानेशाही जो है हमें राजनीति में भी देखने को मिलती है और इसी के चलते अनेक संस्थाओं में या अनेक राजनीतिक दलों में हमें घरानेशाही दिखाई देती है और परंपरागत वहाँ पे लोग जो है या वहाँ के उनके घर के लोग जो है चुनाव में जीतते हुए आते। जिस प्रकार से राजाओं के समय में हमें घरानेशाही दिखाई देती थी, उसी प्रकार से राजनीति में भी हमें घरानाशाही जो है वो देखने को मिलती है और इसी संस्थाओं में पारिवारिक एकाधिकार निर्माण हो सकता है। अगला अगर हम देखेंगे तो वो है चुनाव में सुधार।
समय के अनुसार चुनाव में क्या सुधार हुआ? चुनाव एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, हर 5 साल के बाद या जब भी ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है तो निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा जो है वो की जाती है। एक सफल लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। एक लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए एक देश की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए चुनावों पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर, जैसे मैंने अभी बताया। उचित सुधार करने पर चुनाव प्रक्रिया में भी विश्वसनीयता जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा, जैसे समय पहले तो था स्टील की पेटियों में बैलेट पेपर था, तो जैसे लोग लिखने पढ़ने लगे तो बैलेट पेपर पर लिखकर अपना मतदान जो है या उसको चिन्ह का थप्पा लगाकर मतदान करने लगे। अभी तो वोटिंग मशीन के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से लोग जो है अभी मतदान करते हैं। और जब जैसे सुधार होते हैं वैसे वैसे लोगों के मन में भी जो समस्याएं या लोगों की दृष्टि से भी जो समस्या उनके मन में होती है उसमें भी निराकरण हमें देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु राजनीतिक दल भी 50% महिलाओं को उम्मीदवारी दे और उन्हें चुनाव में विजयी करवाने की कोशिश करें। हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी कुछ ऐसी सीटें होती है जो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाती है, उसी को कहा जाता है कि 50% आरक्षण या 50% सीटें। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राजनीतिक दल उम्मीदवारी ना दे, इस संदर्भ में न्यायालयीय निर्णयों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। ऐसी चेतावनी या ऐसा आदेश जो है राजनीतिक दलों को दिया जाता है कि आप जिसे भी टिकट दें उसकी मानसिकता या उसका बैकग्राउंड जो हो वो आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो। अगला है कि चुनाव का खर्च सरकार द्वारा किया जाए, जिसमें राजनीतिक दल आर्थिक अनियमितता नहीं करेंगे और चुनाव के समय धन के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। जनप्रतिनिधि कानून में भी इस दृष्टि से संशोधन करके आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा और इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि इस प्रक्रिया में आपराधिक प्रवृत्ति के या आपराधिक मानसिकता के लोगों का समावेश जो है इसमें कदापि ना हो। और ये सभी सुधार जो है धीरे धीरे करके हमारी चुनाव प्रक्रिया में हमेशा हमें निरंतर होते हुए दिखाई देते हैं। अगला टॉपिक हम देखेंगे कि आप जानते हैं मतपेटी से ईवीएम मशीन तक की यात्रा। स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव 1951-52 ईस्वी सन में संपन्न हुआ और इसमें अगर हम देखेंगे कि इस कालावधि में चुनावी राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था को शुरुआती हुई थी कि प्रारंभिक वो शुरुआत थी और प्रारंभिक चुनावों में मतपेटियों का उपयोग किया जाता था। 90 के दशक से 90 के बाद से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, जिसे हम ईवीएम कहते हैं, उस मशीन के माध्यम से मतदान के यंत्र के उपयोग में कई चीज़ें उपयोग में लाई गई, जिससे बहुत सारी मुसीबतों को रोकने में भी आसानी हो गई। ईवीएम मशीन पर दर्शाए गए प्रत्याशियों में से किसी को भी वोट देना हो तो उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, जिसे हम नोटा कहते हैं, का विकल्प मतदाताओं के लिए हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मानो उस बैलेट वोटिंग मशीन पर जो मानो 10-15 लोगों के नाम है और वहाँ पर 10-15 एक साइड में चिन्ह है, उसमें से अगर आप किसी को भी अपना मत या वोट नहीं करना चाहते तो उसी के नीचे नोटा भी है। नोटा है मतलब नन अबव द अबव,
वो भी आप दबाकर उसके सामने का बटन दबाकर आप अपना मत जो है वो करते, मतलब इसमें से आपको किसी को भी मत देना नहीं है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी मतदान करना आसान हुआ। पर्यावरण सुरक्षा में भी मदद मिली, क्योंकि जो कागज़ इस्तेमाल होता था, फिर उसको कागज़ जितने ज़्यादा कागज़ हम इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा पर्यावरण का भी नुकसान हो उसमें होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कागज़ जो है किससे बनता है, पेड़ों से बनता है। और जाहिर सी बात है, कागज़ जितना ज़्यादा चाहिए उतनी ज़्यादा पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। तो उसमें भी रोक लगी और पेड़ों की कटाई होने में कम होने में भी मदद हो गई। और साथ ही साथ चुनाव परिणाम भी जल्दी घोषित होते हैं। इसमें अगर हम और एक टॉपिक देखेंगे कि यह भी इसे समझ ले, आपको पता होना चाहिए कि सार्वजनिक चुनाव हर 5 वर्ष में होने वाले लोकसभा के चुनावों को सार्वजनिक चुनाव या आम चुनाव कहा जाता है। मध्यावधि चुनाव यानी निर्वाचित सरकार जब बर्खास्त की जाती है या गठबंधन की सरकार जब बनती है और कोई राजनीतिक पक्ष या कोई राजनीतिक दल उससे अपना गठबंधन या उससे अपना साथ निकाल देता है, तो वो सरकार जो है बर्खास्त हो जाती है और उसे बहुमत प्राप्त करने के लिए या बहुमत सिद्ध करने के लिए फिर से चुनाव जो है वो कराए जाते। उपचुनाव है कि विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय शासन संस्था के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा त्यागपत्र जब दिया जाता है, इस्तीफा दिया जाता है, तब भी हम चुनाव जो है फिर से करा सकते हैं, क्योंकि उसके स्थान पर कोई तो लोक प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। वो क्षेत्र जो है, वो सीट जो है खाली रख सकते नहीं, इसलिए फिर से उपचुनाव जो है वो कराया जाता है। और इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया में आचार संहिता, चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों की चुनाव आयोग का कौन कौन सा कार्य होते हैं, कौन कौन से कार्यों को उसे संपन्न कराना पड़ता है, और वो कार्य करते समय चुनाव आयोग को या निर्वाचन आयोग को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में भी हमने इस चैप्टर में देखा है। और साथ ही साथ चुनाव आयोग के सामने राजनीतिक दलों के कारण या कौन सी समस्याएं खड़ी हो सकती है, इसके बारे में भी हम इसमें चर्चा की है। इस पाठ में हमने चुनाव प्रक्रिया का कई अंगों से या कई बातें जो हमने देखी है, आचार संहिता, निर्वाचन आयोग के कार्य, मतदान सूची तैयार करने से लेके चुनाव की तारीख डिक्लेयर करने तक से लेके चुनाव के परिणाम घोषित होने तक के सभी कार्य जो है वो चुनाव आयोग को करने पड़ते हैं।